हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके जो भी अपकमिंग यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स हैं, इनके लिए यूट्यूब चैनल पर मैंने उत्तराखंड जीके स्पेशल क्लास और साथ ही हिंदी की स्पेशल फैक्ट क्लास शुरू की हैं। आज से हम सामान्य अध्ययन की भी स्पेशल फैक्ट क्लास को शुरू करेंगे। आज पहली क्लास आपको मिलेगी और यकीन मानिए दोस्तों, आप अगर इन क्लासेस को फॉलो करेंगे, इसका निश्चित बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो टेस्ट सीरीज दी जाती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करें, क्योंकि आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सभी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही हैं। सामान्य अध्ययन जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की क्लास का रिवीजन करेंगे, ठीक है, जहाँ से आयोग ज़्यादा प्रश्न बनाता है और बहुत अच्छे से सरल और सहज भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी डिटेल में अगर आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करके ओनली जीएस वाला कोर्स ले सकते हैं, जिसमें केवल जीएस और कंप्यूटर है, ठीक है। तो ओनली जीएस कोर्स में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर आदि पूरा कवर किया है। आप उन क्लासेस का अध्ययन करें, डिटेल में आपकी जो फाउंडेशन है जीएस की मजबूत हो जाएगी। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे जिनको ग्रुप सी के लिए पेड टेस्ट सीरीज चाहिए तो उनके लिए यूके ट्रिपल एससी एवरग्रीन 50+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स चल रहा है और बहुत बेहतरीन कोर्स है। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ ही बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। और सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह कि इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। पूरे 1 साल तक आप प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी बाकी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज सामान्य अध्ययन जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास। इसकी भी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास और सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास की प्लेलिस्ट भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जीएस की पहली क्लास में आज शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से, यानी कि अर्थशास्त्र से। तो देखिए, अर्थशास्त्र के आज महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अमूमन आपका क्वेश्चन बन जाता है इन नियम और सिद्धांतों से, ये नियम या सिद्धांत क्या इंगित करता है। इंगित का मतलब, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन बन गया कि जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो लेफर वक्र होता है ये क्या दर्शाता है। तो अगर आपने जब पढ़ा होगा तभी आप उसको कर पाएंगे कि जो लेफर का कर्व होता है वो क्या दर्शाता है। ऐसे कभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा जो गिनी गुणांक होता है, ठीक है। गिनी गिनी का जो हमारा कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, तो गिनी गुणांक को आप समझेंगे। इसके अलावा ग्रेसम का लॉ क्या होता है, गिफिन गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सभी महत्वपूर्ण जो टर्म है या जो भी महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से आज समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आय में विषमता यहाँ पर कौन सा वक्र दर्शाता है, बेरोजगारी और आय के बीच संबंध कौन सा वक्र दर्शाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, या कहीं आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था का जो नियम या वाद है जो कि आपका एक बेसिक इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम गिफिन गुड्स अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा, अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के बीच में एक गतिशील और पारस्परिक संबंध होता है जो वस्तुओं की, सेवा और कीमतों की मात्राओं को हमेशा क्या करता है, निर्धारित करता है। लेकिन गिफिन का जब आप पढ़ेंगे ना, अभी गिफिन गुड्स जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा सेशन आज का रहेगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए सभी चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। तो सबसे पहली टर्म है इसमें, देखिए, गिफिन गुड्स, ठीक है। गिफिन गुड्स क्या होती है, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको लिख देता हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी ना हो, ठीक है। गिफिन गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो भी सामान वगैरह होता है, वस्तुओं को कहा जाता है गुड्स, ठीक है। अर्थशास्त्र में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अर्थशास्त्र की भाषा में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मांग और पूर्ति, मांग व पूर्ति के बीच में क्या होता है, पारस्परिक संबंध होता है। मांग मतलब आपका डिमांड, मांग का मतलब हो गया डिमांड, पूर्ति का मतलब हो गया सप्लाई, ठीक है। पूर्ति मतलब सप्लाई। अब देखिए, मांग और, मैंने बोला मांग और पूर्ति के बीच में एक गतिशील और पारस्परिक संबंध होता है। कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर मांग बढ़ेगी, मान लीजिए किसी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी और उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई इसकी क्या रहेगी, समान रहेगी, यानी कि इक्वल रहेगी जो भी सप्लाई हो रही है। मान लीजिए मार्केट में अगर राशन की मैं बात करूँ, 1 टन राशन आता है हर दिन, तो मान लीजिए सप्लाई सेम है, 1 टन की है, लेकिन मान लीजिए कि इसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा प्राइसेस बढ़ेंगे,
प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, समझे ना। जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति उसकी समान रहती है, यानी कि जब भी किसी गुड्स की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई समान रहती है, तो हमेशा कीमतें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, यानी कि जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ जाएगी। और अर्थव्यवस्था में देखिए, जब आपका डिमांड यानी कि जो मांग है, अगर मान लीजिए मांग जो है वो घटती है, मांग घटती है लेकिन सप्लाई सेम रहती है। मैंने क्या बोला, अभी मार्केट में 1 टन राशन डेली आता है, और मान लीजिए 1 टन डेली राशन आ रहा था, लेकिन मार्केट में जो डिमांड थी वो घट गई। माल तो बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, पर डे मार्केट में माल सेम आ रहा है जितना आता है। ठीक है, यानी कि सप्लाई सेम है। अब यहाँ पर मांग अगर घट जा रही है तो फिर क्या होगा, जो वस्तु है उसकी कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी। तो वहाँ पर अगर मांग घटेगी, डिमांड अगर कम है और सप्लाई सेम है, तो हमेशा जो प्राइसेस होंगे वस्तु के वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का एक मूल नियम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तब आप गिफिन गुड्स को समझेंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था में ये बोला जाता है, जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति समान रहती है तो कीमतें हमेशा बढ़ती हैं, और इसके विपरीत जब मांग घटती है और आपूर्ति समान रहती है तो हमेशा कीमतें गिरती हैं। ठीक है, और ऐसे मैं बोलूँ, जब सप्लाई बढ़ती है और मांग भी सेम रहेगी तो कीमतें कम होंगी, यानी कि सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन डिमांड अगर सेम रहेगी, क्योंकि डिमांड सही है तो पैसा आएगा ना मार्केट में, तो कीमतें जो होंगी कम होंगी, है ना। और जबकि मान लीजिए अगर सप्लाई में कमी हो गई, आप देखते हैं ना कई बार टमाटर बहुत महंगा हो जाता है, प्याज महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी हो जाती है। रीज़न क्या है, देखिए, जब हमारे सप्लाई में कमी हो जाती है, सप्लाई में जैसे कमी होगी मांग सेम है, तो वहाँ पर प्राइस बढ़ने ही है। जो 50 रुपये किलो टमाटर है वो आपका 100 रुपये हो जाता है, बरसात में खासकर आपने देखा होगा। यानी कि जो हमारी डिमांड है वो तो सेम है लेकिन सप्लाई सेम नहीं हो पा रही है, यानी कि आपका आपूर्ति में अगर कमी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमेशा कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अर्थव्यवस्था का मूल नियम है। अब गिफिन गुड्स में क्या होता है भैया, देखिए गिफिन गुड्स में इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब गिफिन गुड्स में क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए आपका गिफिन गुड्स में, देखिए आपका मैंने क्या बोला था, मूल अर्थशास्त्र में ये है कि जब आपका किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन गिफिन गुड्स में क्या होता है, देखिए आपका किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाए, डिमांड का मतलब मांग भी बढ़ जाए, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। देखिए हुआ ना अर्थव्यवस्था के अपोजिट, मैंने कहा था ना। और दूसरा देखिए, वस्तु की कीमत गिरने पर, वस्तु की कीमत गिरने पर, वस्तु की कीमत गिरने पर मांग कम हो जाती है। देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है, गिफिन गुड्स यही है, जो भी इसमें आते हैं वो गिफिन गुड्स कहलाते हैं। वस्तु की कीमत गिरने पर मांग कम हो जाती है। देखिए मूल अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा, जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है, मांग वो जो है कम हो जाती है। और मान लीजिए किसी भी वस्तु की जब कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, मूल अर्थव्यवस्था में। लेकिन गिफिन गुड्स में जस्ट इनका उल्टा हो जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में गिफिन गुड्स उन वस्तुओं को कहा जाता है कि जहाँ पर देखिए वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और वस्तु की अगर कीमत घटती है तो डिमांड आपकी घट जाती है। ठीक है, सेम चीज़ होता है। और इसको दिया था हमारे एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट गिफिन ने। ठीक है, इस सिद्धांत को, इसलिए इसको गिफिन गुड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब एग्जाम्पल दूंगा तब अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी बंदे के पास डेली का बजट है 150 रुपये, 150 रुपये डेली का राशन का बजट है किसी व्यक्ति का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब वो लाता है, देखिए 5 किलो चावल डेली, 5 kg चावल, और चावल का प्राइस है अभी 10 रुपये। ठीक है, चावल का प्राइस कितना है, 10 रुपये किलो। ठीक है, तो चावल कितने का हो गया उसका, 5 kg, 50 रुपये का। और उसकी जो डिमांड है पर डे की फैमिली में 10 kg की है। ध्यान से समझिएगा इसको, 10 किलो राशन किसी बंदे को चाहिए हर दिन, उसका बजट है 150 रुपये का, जिसमें वो 5 किलो आपका चावल लाता है। ठीक है, इसको मैं चावल लिख देता हूँ, 5 किलो वो चावल लेके आता है, और चावल का मूल्य है 10 रुपये पर kg, तो 50 रुपये का चावल आ गया 5 किलो, है ना। और वो लाता है आपका कितना, 5 kg गेहूँ, 5 kg वो गेहूँ लेके आता है, और गेहूँ का प्राइस है 20 रुपये किलो। और गेहूँ कितने का आता है, तो 20 पंचे 100 रुपये। अब उसका बजट कितना है, देखिए 150, मैंने क्या बताया आपको, 150 रुपये के
पर डे के बजट में वो 5 किलो चावल लाता है और 5 किलो गेहूँ लाता है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर चावल का जो दाम था अचानक से बढ़ गया। चावल का दाम बढ़ गया अचानक से, 5 रुपये से हो गया 15 रुपये kg। चावल का दाम कितना हो गया, पर 15 रुपये पर kg हो गया, ठीक है। अब देखिए उसका बजट तो गड़बड़ा जाएगा। अब चावल का दाम जैसे ही 15 रुपये kg हुआ और गेहूँ 5 रुपये, जो 5 kg लाता था वो 20 रुपये किलो पहले से ही है। अब अगर वो 5 kg गेहूँ और 5 kg चावल लेने जाए तो उसका बजट बहुत ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, चावल का मूल्य अगर 15 रुपये पर kg भी गया है, ठीक है, तो कितना उसको राशन चाहिए पर डे का, 10 kg। तो 15 रुपये किलो चावल होने के बावजूद वो 10 kg चावल ही लाएगा, गेहूं को स्किप कर देगा वो, ठीक है। तो राशन उसका कितना आ गया, जितना उसको चाहिए 10 kg। और यहाँ पर आपने क्या देखा, चावल के मूल्य में जब वृद्धि हुई तो चावल की ही डिमांड बढ़ गई, यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ गई इसकी, ठीक है। अब प्राइस घटने पर डिमांड कम कैसे होगी, इसको थोड़ा समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे मोहल्ले में कोई ठेले वाला है, ठीक है, ठेले वाला। अब ठेले वाला एक दिन आया मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के सामने। उसने बोला भैया मोमो, मैंने बोला मोमो की एक प्लेट खिला दे भाई। मोमो की प्लेट उसने बोला भाई 40 रुपये की है, ठीक है। 40 रुपये की मैंने मोमो खा लिए। आज तो मुझे सही लगा प्राइस। अगले दिन वो मोमो वाला आया और उसने बोला कि आज मोमो का प्राइस जो है आपका 10 रुपये पर प्लेट है, 10 रुपये प्लेट है, ठीक है। अब मेरे मन में डाउट हो जाएगा, मैं बोलूँगा, सोचूंगा यार कल तो ये 40 रुपये प्लेट दे रहा था, आज ये 10 रुपये प्लेट मोमो क्यों दे रहा है। अब मे बी इसने इसमें कुछ मिलावट की हो या बासी हो, ठीक है, या इसमें घटिया मटेरियल का प्रयोग किया हो इसने। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्राइस कम होने के बावजूद इस मोमो को स्किप कर दूंगा और जहाँ पर मेरे को दूसरी जगह खाने का मन होगा वहाँ जाके, या 40 रुपये से ऊपर भी प्लेट मिलेगी तो खाऊंगा। लेकिन इस मोमो वाले ने, या मान लीजिए किसी भी वस्तु का प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसमें गुणवत्ता का संदेह मेरे मन में आ रहा है और मैं उस वस्तु को कीमत कम होने के बावजूद नहीं खरीद रहा हूँ। तो ये कहलाती है आपकी गिफिन गुड्स, यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस गिरने पर डिमांड कम होती है, ठीक है। तो बहुत साधारण एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वैसे और बहुत लंबा सेशन हो जाएगा नहीं तो इस पे बात करेंगे। तो गिफिन गुड्स समझ में आ गया ना। और गिफिन का जो ये प्रिंसिपल है ये अगेंस्ट कह सकते हैं हम इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो बोल सकते हैं ना, जो मैंने आपको बताया एक पारस्परिक जो संबंध है मांग और पूर्ति का, उसके अपोजिट काम करता है। समझ आ गया। चलिए अगला देखिए ग्रेशम का नियम। तो ग्रेशम जो था भैया, ग्रेशम जो थे, ग्रेशम ने 16वीं शताब्दी में एक नियम दिया था, 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ग्रेशम ने महारानी एलिजाबेथ को कहा था कि जो बुरी मुद्रा होती है, बुरी मुद्रा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। देखिए समझिए इसको क्यों बोला गया ऐसा। अब देखिए जब ग्रेशम ने ये लॉ दिया था उस समय क्या हो रहा था, उस समय 16वीं शताब्दी में जो सबसे बोल सकते हैं जो महंगा, जो सबसे महंगी जो मुद्रा थी वो स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा थी। स्वर्ण मुद्रा या गोल्ड कॉइन होते थे उसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे क्या था आपके, तांबे के कॉइन थे, सिल्वर के कॉइन थे, अन्य चीज़ें थी। तो उस समय लोग क्या करते थे, पब्लिक क्या करती थी, ये सोने की मुद्रा या अन्य जो महत्वपूर्ण अष्ट धातु के सिक्के होते थे इनको पिघलाकर यानी कि गलाकर इनको अपने पास धातु जमा कर देती थी और जो टूटे फूटे सिक्के थे उन्हीं को विनिमय करने के लिए प्रयोग करती थी। समझ में आया ना आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। यानी कि उस समय जो मुद्रा थी वो स्वर्ण धातु से निर्मित होती थी। घिसे हुए या टूटे फूटे सिक्कों को आम लोग प्रचलन में रखते थे और अच्छी जो ये मुद्रा थी इसको गलाकर क्या करते थे, धातु प्राप्त कर लेते थे। तो ग्रेशम ने बोला भैया इसलिए जो ये टूटी फूटी मुद्रा है, बुरी मुद्रा जो है, ये अच्छी मुद्रा यानी कि जो हमारी अच्छी सोने की मुद्रा है उसको भी चलन से बाहर कर रही है। और आज भी ग्रेशम का जो लॉ है हम देखते हैं, अब तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई लेकिन कैश के रूप में अगर हम देखें तो आज भी आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, जो कड़क नोट होते हैं, कड़क नोट को तो घर में रखता है ना, कड़क नोट घर में रखता है। ध्यान दिया होगा आपने, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते होंगे। जो अच्छे अच्छे नोट होते हैं कड़क नोट तो घर में रखते हैं, लेकिन जो घिसे पिटे नोट होते हैं उनको बाजार में चलाने का हम प्रयत्न करते हैं। घिसे पिटे नोट बाजार में, यही है भैया आपका ग्रेशम का नियम जो बोलता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए लेफर वक्र। अब देखिए जहाँ पर जो जरूरी होगा उतना ही मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि रिवीजन क्लास है। लेफर का जो कर्व है इसको बोलते हैं लेफर कर्व। ठीक है, लेफर कर्व क्या दर्शाता है देखिए,
लेफर का जो वक्र है ये दर्शाता है, आपका वक्र मतलब ऐसे जो ग्राफ जाता है, तो लेफर का वक्र जो है ये दर्शाता है कि टैक्स की, जो हमारा टैक्स होता है, टैक्स की अधिकतम दर कितनी होनी चाहिए, कर की अधिकतम दर। बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है लेफर वक्र का संबंध किससे है, कर की अधिकतम दर से। ठीक है, ये जो हमारा कर्व होता है ना, ये कर्व ये बताता है जो हमारा टैक्स रेट होना चाहिए, टैक्स रेट ऐसा लगाना चाहिए गवर्नमेंट ने, या टैक्स रेट ऐसा होना चाहिए जिससे सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त हो, राजस्व प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिससे सरकार को मैक्सिमम राजस्व प्राप्त हो, यही कहलाता है आपका लेफर वक्र। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इस वक्र के अनुसार टैक्स की दर, टैक्स का रेट वह होना चाहिए जिस पर प्राप्त राजस्व अधिकतम हो, मैक्सिमम आपका रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, और इस वक्र को दिया था अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर ऑर्थर लेफर। ठीक है, क्या नाम था इनका, प्रोफेसर ऑर्थर लेफर, इसीलिए इसको लेफर वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर की अधिकतम दर से संबंधित है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अगला देखिए फिलिप्स कर्व, तो फिलिप्स का जो वक्र है किससे संबंधित है, तो फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व, ठीक है, तो फिलिप्स कर्व की मैं बात करता हूं, देखिए आपका फिलिप्स कर्व जो होता है आपका बेरोजगारी के स्तर और मुद्रास्फीति के संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जो फिलिप्स का वक्र होता है, बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी के स्तर और मांगजन्य, जो मांग से होती है शुरू, मांगजन्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बीच संबंध। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस, यानी कि जो फिलिप्स वक्र होता है ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है और उसके अलावा जो डिमांड से आपकी इन्फ्लेशन हुई है उसके बीच के रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस वक्र के अनुसार क्या होता है, बेरोजगारी का स्तर और जो हमारी इन्फ्लेशन होती है इन दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। अपोजिट रिलेशन का मतलब क्या, आप समझेंगे, आप देखिए, जब बेरोजगारी बढ़ती है, मान लीजिए समाज में जब बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ने पर, बेरोजगारी बढ़ने पर जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति घटती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उस समय जो हमारी इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज होगी, घटेगी। और वहीं अगर दूसरा देखिए, जब बेरोजगारी घटती है, बेरोजगारी घटेगी, जब बेरोजगारी घटेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, अब देखिए, बेरोजगारी कम होगी तो लोगों की क्रय शक्ति भी तो कम होगी ना, मेरे जेब में पैसा ही नहीं होगा, मैं बेरोजगार हूँ, तो सामान कम खरीदेगा आदमी। जब सामान कम खरीदेगा तो जो अर्थव्यवस्था का नियम है उसके हिसाब से क्या होगा, चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही बेरोजगारी घटेगी, मैक्सिमम लोगों को अगर रोजगार मिलने लगा तो उनकी परचेजिंग पावर भी तो बढ़ेगी ना, चीज़ों को खरीदने की पावर। तो बेरोजगारी जैसे ही कम होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी कि अब ज़्यादा लोगों के पास पैसा है जेब में, तो और चीज़ें हमारी फिक्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, चीज़ की मांग बढ़ेगी। और जब भी किसी चीज़ की मांग बढ़ती है और सप्लाई अगर कम हो रही है या समान रह रही है और मांग बढ़ते ही जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। वस्तु की कीमत जब भी बढ़ेगी उसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं ना। इन्फ्लेशन तो समझते हैं ना, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति बहुत सिंपल टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज 20 रुपये का 1 किलो आलू आ रहा है, 1 किलो आलू, ठीक है, 20 रुपये का 1 किलो आलू आ रहा है। ठीक है, और अचानक से जब देखिए आलू का दाम 40 रुपये हो गया, अब 40 रुपये में केवल आधा किलो ही आलू, अब 20 रुपये में केवल आधा किलो ही आलू आएगा। यही इन्फ्लेशन है ना। जिस 20 रुपये में मैं पूरा 1 किलो आलू खरीद पा रहा था, अब उस 20 रुपये में मैं सिर्फ आधा केजी आलू ही खरीद पा रहा हूँ, यानी कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो कम हो गई है। और इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तभी हम काउंट करते हैं कि हर साल 4-5% का इन्फ्लेशन लगा के अपनी फ्यूचर सेविंग को आपको बढ़ाना चाहिए, है ना, क्योंकि पैसे की वैल्यूएशन भी तो गिरेगी। आज 2025 में जो 10 लाख की वैल्यू है, क्या 2035 में भी ये 10 लाख ही रहेगा, इसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। किसकी वजह से,
मुद्रास्फीति की वजह से, ठीक है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ती ही जाती हैं। अगला देखिए लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज जो वक्र होता है ये क्या होता है, देखिए लॉरेंज कर्व, ठीक है, महत्वपूर्ण है, लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व का मतलब क्या होता है, देखिए आपका लॉरेंज जो कर्व होता है ना, ये आपका जो हमारी जनसंख्या होती है, जनसंख्या का जो संचयी अनुपात होता है, यानी कि जो जमा अनुपात होता है, उस जमा अनुपात में क्या होता है आपका असमानता को दर्शाता है, ठीक है। मतलब एक ग्राफिकल निरूपण जो किसी जनसंख्या में आय या धन के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, जो देखिए आपका लॉरेंज वक्र होता है इस टाइप का होता है, यानी कि ये आय में जो हमारे धन वितरण में जो असमानता है उसको दर्शाता है, ठीक है। थोड़ा इसको सही बनाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका देखिए ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 100, ये 80, 60, 40, 20, ऐसे इधर को भी ले लेंगे, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। अब देखिए लॉरेंस जो वक्र होता है ना, ये धन वितरण या आय की असमानता को दर्शाता है, ये देखिए ऐसा होगा वक्र। ये बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है ये आय की समानता को दर्शाती है, यानी कि जितना धन है वो सभी लोगों के पास समान वितरित होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, आप जानते ही हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में जो देखिए भारत का जो 50% पैसा है, भारत का जो 50% जो पूंजी है वो केवल 1% लोगों के पास है, और बचा हुआ जो 50% धन है वो हम 99% लोग कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। समझ रहे हो, यही तो आय की असमानता है ना। यानी कि दुनिया में केवल 1% व्यक्ति ही बहुत अमीर हैं, बाकी सभी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये जो कर्व होता है ये जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ना, आय की विषमता उतनी ज़्यादा होती जाएगी ये। तो ये आपका लॉरेंज वक्र है, ठीक है। तो ये धन वितरण की असमानता या आय की असमानता को दर्शाता है समाज में, ठीक है। तो ये लॉरेंज ने दिया था, तो इसीलिए इसको लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो किसके लिए है, सिंपल सा फंडा है ये, आपका क्या दर्शाता है आपका, ठीक है, धन वितरण में असमानता, असमानता, ठीक है, या कह सकते हैं कि वितरण में आय वितरण में असमानता। अब एक हिसाब से और समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मजदूर दिन भर काम कर रहा है, 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है, और वहीं देखिए एक आदमी दिन भर काम कर रहा है उतने ही आवर से, मान लीजिए मजदूर ने 8 घंटे काम किया, एक वाइट कॉलर जॉब वाला बंदा भी 8 घंटे काम कर रहा है, बट उसका डेली का जो वेतन है 5,000 रुपये है, ठीक है। तो आय की विषमता खुद ही बढ़ रही है ना समाज में। अब इस बंदे के पास मंथ एंड में कितने हो जाएंगे, 5,000 पर डे के हिसाब से इसका 1.5 लाख रुपये वेतन हो गया, और अगले बंदे का वेतन 500 के हिसाब से 15,000 ही होगा, ठीक है, पूरे 30 दिन काम करने के बाद। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर आय की विषमता आ रही है, ठीक है। तो इसी को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। अगला देखिए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक भी जो होता है ना आपका, गिनी गुणांक भी आय की असमानता को ही दर्शाता है, ठीक है, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में दर्शाता है। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो गिनी गुणांक होता है इसमें 0 से 1 के बीच में लिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त जो असमानता का सांख्यिकीय माप है उसी को गिनी कोएफिशिएंट या गिनी गुणांक कहा जाता है। मान लीजिए यदि गिनी गुणांक शून्य है, शून्य है यानी कि शून्य का मतलब यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान है, समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान, ऐसा हो सकता है कभी, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों की जो इनकम है वो समान मानी जाता है जब 0 होता है इसका माप, यानी कि जब जो गिनी गुणांक है, माफ कीजिएगा, जो गिनी गुणांक है, तो गिनी गुणांक की अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि समाज के सभी व्यक्तियों की आय समान है। और वहीं अगर इसके विपरीत गिनी गुणांक का जो मान 1 आता है, पूरा 1 आता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल में क्या है, आय में असमानता है, इनइक्वालिटी, ठीक है, इनकम की इक्वलिटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 0 से ऊपर को जब ये बढ़ जाएगा ना, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 अगर ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा समझना है आपको, अगर गुणांक का मान 0 से ऊपर को जब जा रहा है तो एक ही व्यक्ति के पास समस्त आय केंद्रित है, और एक में जब चले जाते हैं तो एक में तो ये सिंपल सा फंडा हो जाता है कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा है और उसी के पास पूरी इनकम केंद्रित है, ठीक है। तो ये हमारा गिनी गुणांक भी जो होता है ये भी आय की विषमता को दर्शाता है, आय की असमानता या विषमता कह सकते हैं।
असमानता या विषमता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विषमता का गुणांक है। ठीक है, जैसे HDI होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी तो हम ऐसे लेते हैं ना, पॉइंट में लेते हैं, तो ऐसे ही हमारे गिनी गुणांक भी आपका लिया जाता है। ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए, समझ में आ रहा है ना? अगर देखिए समझ नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर और इजी करेंगे इसको। अगला देखिए वैगनर का नियम। तो वैगनर का लॉ क्या है भाई? तो जर्मन का एक अर्थशास्त्री था, जर्मनी का। ठीक है, तो जर्मनी का अर्थशास्त्री था वैगनर। ठीक है, तो वैगनर ने क्या बोला भाई आपका, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है, इसको आप लिखेंगे। वैगनर का जो लॉ है, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में, औद्योगिक मतलब समझते हैं ना, उद्योग धंधे जहाँ पर फली फूलित हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि मान लीजिए अगर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास करना है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो हमारी इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए क्या होगा, विकास कब होगा, जब राष्ट्रीय उत्पाद में, ठीक है, तो जो नेशनल हमारा प्रोडक्ट होता है राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय वृद्धि, ठीक है, या कह सकते हो एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास राष्ट्रीय उत्पाद में सार्वजनिक व्यय व्यय वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए किसी भी देश की अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, अगर उसका डेवलपमेंट करना है तो राष्ट्रीय उत्पाद में जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक यानी कि जो सार्वजनिक है यानी कि पब्लिक एक्सपेंसेस है, तो पब्लिक एक्सपेंसेस जब ग्रोथ होगी तो वहाँ पर हमारा अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का भी डेवलपमेंट होने लगेगा। अब देखिए सार्वजनिक व्यय व्यय वृद्धि कब होगी, वही बात आ गई जो अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातें हम करते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तब होगी भैया जब देश के जो नागरिक हैं, देश के नागरिकों के पास अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा ज़्यादा होगा, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पीक लेवल पे जब होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा आप विकास विकसित देशों में देखते हैं, तो विकसित देशों में हालांकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन के अलावा वहाँ पर जो जो हमारे दैनिक जीवन के गुड्स हैं, यानी कि हमें जो डेली नीड्स है, डेली नीड्स की जो गुड्स हैं उनके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट उसके बावजूद फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है और मांग बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी आती है। ठीक है, तो जितना देखिए यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, सार्वजनिक व्यय व्यय में वृद्धि होगी, उतना ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ठीक है, ये बोलता है वैगनर। चलिए अगला देखिए वेबरिज वक्र। तो वेबरिज का कर्व भी देख लेते हैं, क्या है वेबरिज वक्र, वेबरिज कर्व। ठीक है, तो वेबरिज कर्व देखिए आपका, तो ये बताता है आपका बेरोजगारी और रोजगार उपलब्धता। ठीक है, तो ये बताता है, ये जो कर्व होता है ये बेरोजगारी बेरोजगारी का स्तर एवं रोजगार उपलब्धता का स्तर, रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध। ठीक है, यानी कि वेबरिज का जो वक्र होता है, वक्र का मतलब आप सिंपली समझना है। ठीक है, जो कर्व जा रहा है आप सिंपली देख लो, ऐसे जाएगा या ऐसे जो भी जाएगा, तो जहाँ पर भी हम ग्राफ में जो भी चीज़ करते हैं उसी को वक्र कहा जाता है। वक्र ग्राफ में ही बनता है वैसे। तो वेबरिज जो कर्व है ये बोलता है कि किसी भी इकोनॉमी में जो भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, और एम्प्लॉयमेंट जो हमारी उपलब्धता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी का जो लेवल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है, जिसको वेबरिज वक्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबिलिटी और साथ ही जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है, दोनों के बीच में कितना रिलेशन, यानी कि कितना रोजगार उपलब्ध है और कितना हमारा बेरोजगारी है, तो इन दोनों को जो दर्शाता है वो वेबरिज वक्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपका से का नियम। अब से का नियम देखिए, से कोई है नहीं, एक प्रोफेसर थे उनके नाम पर है। ठीक है, प्रोफेसर थे, नाम था इनका प्रोफेसर JB से। ठीक है, प्रोफेसर JB से इनका नाम था, और इन्होंने एक नियम दिया था से का नियम।
से का नियम बहुत तगड़ा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, और इनका नियम था सप्लाई क्रिएट्स, सप्लाई क्रिएट्स इट्स आवर डिमांड, इट्स आवर, इट्स ऑन डिमांड होगा वैसे, ठीक है। तो जो देखिए हिंदी में मैं बोलूँ तो से का नियम, प्रोफेसर जे बी से ने ये बोला कि अर्थव्यवस्था में मांग की कोई कमी नहीं होती। ये जो पुराने लॉ है तुम्हारे घिसे पिटे लॉ, इनको रखो दूर। इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था में मांग में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं करती है, ठीक है। पूर्ति जो होती है अपनी मांग स्वयं करती है, इन्होंने ये लॉ दिया था। लेकिन देखिए जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, तो जब ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन आपने पढ़ा ना, महामंदी जब आई थी, तो महामंदी के दौर में क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, पैसा कम था। मंदी जब आ जाती है तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, ठीक है। तो पैसा कम था लोगों का, तो परचेजिंग पावर कम हुई। परचेजिंग पावर कम होने की वजह से देखिए आपका पूर्ति जितनी हो रही थी उतनी मांग नहीं थी उसमें। तो उन जो से का जो नियम था ना, इसको बाद में बोल सकते हैं कि इनको इसको काउंटर भी किया था, कीन्स ने इसको आई थिंक काउंट किया था, अर्थशास्त्री कीन्स ने, ठीक है। तो उन्होंने इसको काउंट किया था। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये देखा जाता है कि पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं कर लेती है, ठीक है। जो सप्लाई होती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका से का नियम, ये बोलता है, ठीक है। इसके बाद है देखिए लास्ट हमारा होगा ये शायद शब्द, ठीक है, चलिए हाँ लास्ट ही है, लास्ट वर्ड है हमारा देखिए एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, तो एर्गोनॉमिक्स को भी समझिए, ठीक है। ये होता है एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है, किसी श्रमिक की कार्य क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाला जो वास्तविक कार्य है, ठीक है, उसके लिए जो अध्ययन करता है, एक सब्जेक्ट है। एर्गोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किसी लेबर की कार्य क्षमता, किसी श्रमिक की कार्य क्षमता, यानी कि कितनी कार्य को कर सकता है, ठीक है, वर्क एफिशिएंसी, किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य, उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के मध्य संबंध, वास्तविक कार्य के मध्य संबंध, ठीक है, संबंध का अध्ययन करने वाला विषय, का अध्ययन करने वाला विषय कहलाता है एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखिए किसी भी श्रमिक की कार्य क्षमता और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, वास्तविक जो कार्य है, उसके मध्य जो संबंध होता है और इसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको एप्लीकेशन डेवलप करना आता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम कर रहा है किसी होटल में, ठीक है, एज अ मैनेजर। या मान लीजिए वो काम कर रहा है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, जो उसका काम था वो उसने छोड़ दिया। और ऐसे ही मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो हट्टा कट्टा है, बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बट वो काम से जी चुरा रहा है। तो कुल मिला के किसी भी श्रमिक की, जो भी लेबर है, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी जो एक्चुअल वर्क एफिशिएंसी है जो वो कर सकता है, और जो उसने वास्तव में जो एक्चुअल वर्क किया है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है, उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है, उसी को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, समझ पाए होंगे। तो ये थे भैया आज का जो टॉपिक था। देखिए बहुत लंबा टॉपिक हो गया, अभी कुछ एक दो टर्म रह गई इसमें भी, ठीक है। एक दो टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी जो रह गया इसमें। और बट जो भी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका ग्रेसम का लॉ क्या होता है, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंस कर्व और गिनी गुणांक, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर कराया। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बाकी जीएस के ऐसे स्पेशल फैक्ट क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, जो भी थोड़ा कठिन कठिन टाइप के टॉपिक है और एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स का ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ दोस्तों। बाकी अगर देखिए कोई चीज़ मैं अच्छे से समझा ना पाया हूँ तो आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, ज़रूर उस पर सुझाव दीजिएगा, मैं इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।